दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी खजोड़ और लगातार पिछले दिनों फसल खराबी को लेकर चर्चा हुई। बात करें निवाई क्षेत्र में भी काफी फसल खराब हुआ और उसको लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक किस तरीके का सर्वे हुआ है और इसको लेकर एक किसान नेता धरती पुत्र जो कि काफी एक्टिव दिखाई दिए हैं, उन धरती पुत्र से हम जोड़ना चाहेंगे। हमारे साथ है श्री राम जी चौधरी जो पलई से हैं। श्री राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप? पहले तो अपना परिचय दे दे आप हमें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कजोड़ जी, आपने किसानों की बात को जो सबसे महत्वपूर्ण विषय उसको आवाज बढ़ाने की मीडिया के माध्यम से कोशिश की। साथियों, मेरा नाम श्री राम चौधरी हो और मैं मूलतः सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। किसानों की सहकारिता, किसान एक दूसरे के प्राय, इस विषय में चर्चा परिचर्चा चलती रहती है। कांग्रेस नेता थे और बन गए किसान नेता। किस तरह का ये पूरा संघर्ष रहा और किस तरह से आपने किसानों की हक की आवाज उठाई? इसके लिए तो फिर धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी मीडिया के साथियों को। मैं मालूम कि मेरी आवाज को किसानों की आवाज मान ली। मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ, किसान हूँ, किसानों के बीच में काम किया। किसानों की वजह से ही मेरी जितनी थोड़ी बहुत पहचान है। तो किसान प्रतिनिधि तो मुझे उचित लगता है, किसान नेता तो काफी गरिमामय शब्द है। फिर भी आपने इसे नवाजा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री राम जी, आपका किस तरीके का आपका संघर्ष रहा किसान नेता तक आपकी अगर बात करें तो किस तरीके का आपका उतार चढ़ाव रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? शुरू से ही एक दर्द था। एक साधारण से एक किसान परिवार में पैदा जो तकलीफात आती रही एजुकेशन के समय से मेरी से, उसके बाद में ये सौभाग्य मानूं या मेरे स्वभाव की प्रवृत्ति, मुझे सहकारिता आंदोलन में शामिल होने का मौका मिला जो किसानों को कृषि आदान उपलब्ध कराता है, साख, क्रेडिट, पैसा, ऋण, खाद। और फिर चूंकि लोगों ने पहचाना कि शायद ये किसानों के लिए उपयुक्त व्यक्ति है, तो मुझे देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर, जिसे आप इफ्को के नाम से जानते हो, उसमें जगह दी। और मैंने टोंक जिले का किसान प्रतिनिधि या सहकार प्रतिनिधि इफ्को में 2000 से लेकर 2024 तक 22 साल यहाँ की जनता ने मौका दिया। मैं तो बहुत ही आभारी हूँ यहाँ की जनता का, यहाँ की सहकार बंधुओं का। इसमें रहकर मैंने खाद की, बीज की, किसान समस्या की बात की। मुझे मौका मिला कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इन जापान किसान प्रतिनिधि के रूप में जाने का मौका भी मिला इफ्को के माध्यम से। तो जापान जाने का मौका मिला। किस तरीके से आपने युवाओं की बात करें तो मैं कई जगह बात करता हूं तो लोगों से बात हुई तो कई युवाओं के लिए कि भी आप एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। देखो, मैंने पहले भी एक जगह कही थी, किसान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्ग है और देश का विकास, जैसा राजेश पायलट जी ने भी कहा, चौधरी चरण सिंह ने, जो किसान हमारे आदर्श है किसानों के लिए, वो व्यवस्थावादी राजनीति के खिलाफ उठ के आवाज, उन्होंने भी ये बात कही कि देश का विकास की जड़ें खेत में और किसानी में छुपी हुई है। किसान जो देता है उसको तो उतना नहीं मिल पाता, पर देश का विकास खेती से ही शुरू होता है और खेती से ही मिलें चलती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चलती है। तो किसान के खेत में पैदा होना हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे लोगों की रोजी रोटी, रोजगार भी इसी पे बहुत बड़े आश्रित। काफी समय से रेडियो वनस्थली से भी जुड़ा, उस वक्त आपके गांव तक पहुंचने का मौका मिला, आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। और बात करें तो उस वक्त जब टोंक जिले के गिने चुने गांव होते जहाँ पे डेयरिया होती थी, आपके गांव में उस वक्त डेयरी थी जो आज पूरे जिले में किसानों के लिए एक मुख्य आय का स्रोत बन चुका है। आपके गांव की तो किस तरीके से यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट है, किस तरीके से यहाँ के किसान है, समृद्ध किसान है, किस तरीके का आपकी जो भूमिका रही उसको लेकर के आपकी जो विष्णु सहकारी समिति है उसने भी एक आयाम स्थापित किए हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैंने कहा पर कोशिश की है मैंने, जहां भी जिस स्तर पर, जिस भी मुझे चुना उस स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने का। आपको बताऊं, 2008 में सबसे मुझे खुशी होती है, सबसे पहले जब राजस्थान सरकार ने भी योजना नहीं बनाई थी, तब मैंने इफ्को के मार्फत फार्म स्पॉट पले की, मेरे गांव की जमीन ऐसी है, नीचे मोरिंड है, कठोर जमीन, और तो पानी नीचे रिसाव नहीं होता, तो हमने सिंचाई के लिए इफ्को के एक्सपर्ट ने बेहतर माना कि फार्म पॉन्ड बहुत बढ़िया रहेगा सिंचाई के लिए। आज
पले के अंदर करीब 150 फार्म पोर्डर पले का, उससे वाटर लेवल भी सुधर गया, जलस्तर भी। बुजुर्ग कहते हैं कि 100 वर्ष पहले भी पले में इतना जलस्तर ऊंचा नहीं था जो आज है। अभी तो खैर 2 साल से तो बरसात हो रही है, लेकिन पहले की भी स्थिति है। डेयरी किसान को कृषि से जुड़े हुए, कृषि से सप्लीमेंट आय के लिए डेयरी से बढ़िया कोई साधन नहीं है सर। और डेयरी इनकम में किसान की में बहुत बड़ा सहायता देती है। और पढ़ाई में डेयरी का आज भी कुछ है। पशुधन, और पशुधन खेती के लिए भी जरूरी। पशुधन सर दूध होता है, घर के उपयोग का काम होता है, दूध घी बेचा जाता है। साथ में एक खेती के लिए वरदान में आपको जो नेचुरल खाद होती है, प्राकृतिक खाद, गोबर की खाद, वो उपलब्ध हो जाती है। तो ये एक चक्र है। हमारे घर में पशुधन होगा, पशुधन से दूध निकाला जाएगा, दूध से आय होगी, उसके वो वेस्टेज अपशिष्ट होता है गोबर, उससे खेतों में पैदावार बढ़ेगी। तो जब तक पशुधन नहीं होगा खेती अधूरी, खेती नहीं है तो चारा खेती देती है, तो पशुधन की अधूरा है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आपके गांव की क्या स्थिति है? जैसे 20 साल पहले क्या स्थिति थी, 30 साल पहले क्या स्थिति थी, किस तरह का आपने संघर्ष किया? आज गांव की अगर शिक्षा के लेवल की बात करें तो आपके जो आयाम हैं, जो आपके उस वक्त के जो सरपंच के दौर के जो प्रयास थे, आज रंग ला रहे हैं। मुझे खुशी है, आत्मीय संतुष्टि है। हमने जब शुरू किया, सही प्रश्न आपने उठाया, हमने किया तो केवल मात्र रोडे सड़कें बनाना तक हमारा इरादा सीमित नहीं रहा। एक तो गांव के रास्ते पर्याप्त होने चाहिए बच्चों की शिक्षा के लिए, वो भी निश्चित रूप से जनप्रति का दायित्व है, ऐसा हमने किया। साथ में मैंने व्यक्तिगत भी एक पहल की। अब नौकरियां सीमित है, बहुत ज्यादा हम नौकरियों में कर नहीं पाएंगे, कंपटीशन है। और तो हमने प्रयास किया है किसानों के बच्चे गांव के जो व्यवसाय की तरफ आगे बढ़े। आज मुझे खुशी है, पलई से कम निवाई शहर पास में ही है, कम से कम 40 दुकानें छोटी मोटी है, व्यवसाय कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। मैं खुद भी उसी का एक हिस्सा हूँ। और जब मैं कहूँ 2005 में जब मैं सरपंच से हटा तो मेरे दिमाग में एक बात थी, अब मैं 10 साल तक लोगों से ये काम वे काम, अब तो चूंकि जनप्रति से जुड़े हुए कई व्यवस्थाएं होती है, लोग आते थे, तो मैं करूंगा क्या। पर इस तरह का ये व्यवसाय में जुटा तो लोगों के बीच में बना रहा। अगर अपन आपके निवाई की बात करें तो किस तरह के से फसलें हैं जो खराब हुई है, क्या स्थिति उन फसलों की है? एक होता है अनावृष्टि की वजह से अकाल, और ये अतिवृष्टि से अकाल है, पूरी तरह अकाल है। मेरे ख्याल से अनावृष्टि से नहीं होता, उससे बड़ी स्थिति है, कहीं फसल नहीं है, चारा नहीं है। ये मुख्यतः सियालों में मूंगफली बाजरा या होता है, तो नहीं के बराबर है। और तो ये स्थिति है। तो सरकार संवेदनहीन है। और जहां तक मैं मानूं, मौजूदा सरकार की तो विषय प्राथमिकताओं में किसान और खेती है ही नहीं। बातें हम भाषणों में करते हैं, लेकिन करते ठीक उल्टा किस, ये स्थिति है। मेरे फसल खराबी हुई है, उसको लेकर किस तरह की आप मांग सरकार से करना चाहते हैं? देखिए, हम मांग करते हैं, एक तो सरकार मुआवजा दे किसान को बचाने। किसान बचेगा तो खेती बचेगी, खेती बचेगी तो ये देश बचेगा, ये देश तरक्की का। माना कृषि का जीडीपी में हिस्सा न्यूनतम है, लेकिन जो जीडीपी बढ़ती है सभी सेक्टर में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उसका मूल आधार खेती है। किसान की कुर्बानी के बल पे ही देश का विकास होता है। उसका विकास भले ही पर्याप्त नहीं हुआ, तो मैं निवेदन करूंगा किसान को समुचित मुआवजा दिया जाए। और एक बीमा कंपनी, अब तो बीमा भी कर रहे हैं, और बीमा की भी दूषित नीति है। इसमें सरकार के जो इस व्यवस्था को देखने वाले, उनकी नीयत शुरू से अच्छी नहीं है। इन्होंने बीमा के मापदंड इस तरह के स्थापित किए हैं, अब क्रॉप कटिंग, पूरे तहसील स्तर की क्रॉप कटिंग के आधार पर, वो या रेवेन्यू विलेज की क्रॉप कटिंग के आधार पर ये फसल बीमा क्लेम देंगे, जो कि बिल्कुल दूषित है, मिलता ही नहीं है। आप देखो 2021 के आंकड़े में बता रहा हूं, जितना सरकार ने प्रीमियम लिया उसका 25%, मतलब जितना मुआवजा दिया उससे 25 गुना तो आपने प्रीमियम वसूल कर लिया था। ये देखो, ये दोगली नीति, दोहरी नीति, तो अन्यायपूर्ण। तो और ज्यादा से ज्यादा जब इन्होंने पूरी तरह काल था तब इन्होंने दिया, तो वो भी 3 गुना थी प्रीमियम।
बीमा कंपनियां कभी घाटे में रही, एक वर्ष भी 10 सालों में ऐसा नहीं है जो बीमा कंपनी के प्रीमियम से ज्यादा क्लेम हुआ हो। तो ये सरकार की दोषी कहीं न कहीं मिलीभगत है, किसान के प्रति कुठाराघात है। मैं निवेदन करूंगा इसमें सुधार किया जाए और सरकार को अभी इसी साल भी मुआवजा दिया जाए। मोदी सरकार दावा करती है कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, लगातार हमारे प्रयास है। किस तरीके से देखते हैं आप इसे? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। 2024 तक इन्होंने किसानों की आय दुगने करने की बात कही थी, जोर जोर से कही थी और ढोल पीट पीट के कही थी। झूठ को जितना जोर से बोला जाए, जितना कहे तो इनकी मान्यता है वो सच साबित हो जाएगा। अगर देखा जाए 18 से 24 के बीच में, तो आप अगर प्राइस इंडेक्स को देखो तो किसान की आय दुगुनी के बजाय घटी है। आप आकलन करिए डॉलर का मूल्य क्या हुआ। आप प्राइस इंडेक्स की बात करें, मूल्य सूचकांक की, तो क्यों बहका रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे किसान के साथ? तो इनकी प्राथमिकताओं मैंने पहले भी कहा, किसान है ही नहीं। और अफसोस मुझे तो विपक्ष भी कोई किसानों की आवाज को मुखर रूप से उठा नहीं रहा। दावे किए जा रहे थे कि हम एमएसपी लेके आए हैं, हमने एमएसपी की रेट बढ़ाई है। तो किस तरीके से, अगर प्रदेश की बात करें तो किस तरीके से जो रेट है वो बढ़ी है? क्या लगता है आपको कि इससे किसान का भला हुआ है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य में सरकार बढ़ाने के जो मापदंड है वो दूषित है। मापदंड ही दूषित है। पर हमारी मांग है किसान की, जिस तरह व्यापारी दुकान करता है, दुकान का किराया उसमें शामिल होता है, लगाई पूंजी का ब्याज उसमें शामिल होता है, उसके द्वारा की गई श्रम भी उसमें शामिल होता है। हम तो ये कहते, हम तो समर्थन मूल्य की बात ही नहीं करते, हम तो लाभप्रद मूल्य की बात करते हैं, जिसमें उसकी जमीन का किराया भी शामिल हो, उसकी लगाई गई पूंजी का ब्याज भी शामिल हो, उसकी की गई मेहनत का दाम भी शामिल हो, और फिर उसे कम से कम इन्होंने 20% मुनाफा दिया जाए। यही मांग पंजाब के किसानों की भी है, यही हिंदुस्तान के किसान संगठनों की है। मैं भी किसान यूनियन से भी जुड़ा हूं। हमारी मांग तो लाभप्रद मूल्य की है। आप इस बात को फोकस करिए। किसान को समर्थन मूल्य के नाम पे भाषण देना, किसान को झूठ बोलना, झूठे वादे करना बंद करो। आप लाभप्रद मूल्य की बात करिए। टोंक जिले की मुख्य जो वाणिज्य फसल है वो सरसों है, और सरसों की लगातार पिछले दिनों रेट बढ़ी, फिर गिर गई, फिर जब किसानों के हाथ से जो फसल जा चुकी उसके बाद में फिर रेट बढ़ गई। तो क्या ये रेटें बढ़ रही है, किस तरीके से देखते हैं, या जब किसानों की जो फसल आएगी उस वक्त रेटें रहेगी? एक तो किसान के पास भंडारण की समुचित व्यवस्था की सरकार ने की नहीं, किसान को रोकने के लिए भंडारण की समुचित व्यवस्था हो। दूसरी बात, साख, जिस तरह से व्यापारी को बैंक मोर्गेज करके लोन देते हैं, उस तरह की व्यवस्था किसान के लिए क्यों नहीं सरकार कर रही? किसानों के प्रति दोहरा रवैया, दोहरी बात, या तो किसान तो मात्र वोट देने का साधन बन के रहेगा। ये तेरी जातकार, ये तेरे गोतकार, ये तेरे धर्म का। हमारी तो जात किसान है। और जिस दिन इस नाम से वोट पड़ना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन इस दिन आधार पे, तब किसानों का भला हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूं, मुझे तो टोंक जिले के किसानों को जितना धन्यवाद दूं, आभार है। राजस्थान अव्वल नंबर पे सरसों के मामले, उसमें भी आपका टोंक जिला, जो कि टोंक जिले किसानों को आप और हम सब धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने टोंक जिले, छोटे से जिलों को सरसों उत्पादन में पूरे हिंदुस्तान में पहला जिला। इसमें ना लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर चल रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार को लेकर के आप? ये सरकार के लिए तो क्या कहूं, कोई शब्द निशब्द हूं। संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। विषय ये नहीं आमरण अनशन, विषय ये नहीं, इस विषय को रख देते। वो उनका विषय कितना सही है कि गलत है, वैसे व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत सही मुद्दा उठाया। सरकार की चूक है, बच्चे दबके मर गए, इनके तंत्र को टटोले, उनको सजा करे, पर वो जिनके बच्चे को उनको मुआवजा दे, ये विषय भी। लेकिन संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा, भूख हड़ताल पे 12 दिन बैठे, हम नहीं माफ कर पाएंगे। कल कुछ गलत हो गया, एक आदमी इस संवेदनशील लोकतंत्र भारत में अगर कुछ गलत हो गया तो निश्चित रूप से सरकार तो गैर जिम्मेदार है, विपक्ष में हम भी अपने आप को माफ नहीं कर, हमारी अंतरात्मा झकझोरती रहेगी इस विषय पर। तो निश्चित रूप से इस विषय पर जल्दी कोई कदम उठाया जाए और उनकी बातों को सुना जाए, और विपक्ष के नेता, सरकार मिलकर उसे आग्रह, सब सामूहिक रूप से आग्रह किया जाए। एक सवाल एक ऐसे उभरते हुए नेता का है जो लोगों के लिए लड़ता, लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, उस आदमी को ऊपर बेहाल पे छोड़ रहे। तो किस तरह का मैसेज आप किसान भाइयों को देना चाहेंगे? इस लोकतंत्र में हम जब तक
हमारे जायज हितों की लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे जब तक हम संगठित होकर सामूहिक प्रयास नहीं करें। आज भी किसान दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है। हमें निश्चित रूप से एकजुट कर हमारी सामूहिक हितों की लड़ाई, समर्थन मूल्य की बात भी, हमारे खाद बीज उर्वरकों की बात भी, हमारी लोन की भी, जैसा मेरा तो मानना है, धन्यवाद दूंगा पिछली से उससे पिछली कांग्रेस सरकार को भी इन्होंने किसानों का सहकारी समिति के माध्यम से मिलने वाले लोन को 0% ब्याज पे उपलब्ध कराया। अब मैं निवेदन करूंगा, अब जो दे रहे हैं वो बहुत ही कम पैसा है। किसान के पर बीघा फसल के हिसाब से आज किसान को कम से कम सहकारिता के माध्यम से 5 लाख रुपए एसटी लोन, अल्पकालिक लोन बोलते हैं सर इसे, साख, अल्पकालिक साख के लिए ये मिलना चाहिए। तब किसान, नहीं तो देशी साहूकारों के चंगल में कॉमर्शियल बैंक किसानों को इस तरह लूटते हैं। आपको मैं निवेदन करूं, ये बिना बात वहां पे दौरे का वसूली का चार्ज लगा देते, मल्टीप्लाई ब्याज करके लगा देते। तो ये मैं निवेदन करूंगा सहकारिता के माध्यम से पर्याप्त फंड हो सहकारिता के पास किसानों को लोन दिया। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके साथी खजोड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।